हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार ज्ञानदान अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि साइंस की अति महत्वपूर्ण सीरीज यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए लेकर हम आए हैं, जो बोर्ड के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। इसके कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। बेहतरीन चैप्टर है। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आपसे पेपर में पूछा जाएगा। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, 101% छपने वाला सवाल। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन ये देखेंगे। वर्ण विक्षेपण की घटना क्या होती है ये देखेंगे। टिंडल प्रभाव क्या होता है इसको देखेंगे। और लास्ट में वही चीज प्रश्न प्लस पिछले प्रश्न का आंसर देखेंगे। तो ये इस चैप्टर का पहला लेक्चर है ना। इस चैप्टर का कौन सा लेक्चर है? पहला लेक्चर है। स्टार्ट क्या करते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन समझने की कोशिश करिएगा। बात करेंगे किसकी? प्रकीर्णन की। प्रकीर्णन यानी फैलना। ध्यान दीजिए, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलना। प्रकाश किरणों का फैलना ही क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। कैसे फैलती है समझने की कोशिश करिएगा। सूरज का प्रकाश जैसे ही कहां प्रवेश करता है? वायुमंडल में। ऐसे समझिए, मान लीजिए यहाँ पे क्या है? सूरज है ना। ये क्या है? सूरज है। और यहाँ पे इतना दूर तक निर्वात है। यहाँ पे क्या है? निर्वात है। यहाँ पे निर्वात है। जैसे ये प्रकाश किरण सूरज से निकल के कहाँ आएगा? निर्वात पार करके कहाँ पे आ जाएगा? इस वायुमंडल में। मान लीजिए हमारा पृथ्वी यहाँ पे, ठीक है। हमारा पृथ्वी कहाँ पे? यहाँ पे। जैसे ही वायुमंडल में प्रकाश आएगी ना, तो ये वायु के कण है और धूल के कण होंगे वायुमंडल में। वायुमंडल में क्या होंगे? वायु के कण प्लस धूल के कण वायुमंडल में होंगे। जैसे ये प्रकाश आएगी, इस वायु पे टकरा के क्या होगी? चारों तरफ फैल जाएगी। चारों तरफ क्या होगी? फैल जाएगी। और यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। अर्थात जब प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायु तथा धूल के कणों पर मिलकर या उनसे टकराकर चारों तरफ क्या होती है? फैल जाती है। यही घटना क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। अच्छा, अब समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैंगनी रंग के प्रकाश का होता है। कौन से रंग का? बैंगनी रंग के प्रकाश का। प्रकीर्णन का मतलब फैलना, बता दिए। मतलब अगर बैंगनी रंग का प्रकाश आप भेजेंगे ना तो फैल जाएगी, लंबा दूरी तक नहीं जाएगी। आप देखे होंगे लेजर लाइट में लाल कलर का प्रकाश यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। जब लेजर लाइट में लाल रंग के प्रकाश को यूज करते हैं ना, तो ये प्रकाश दूर तक जाती है, ये ज्यादा फैलती नहीं है। ठीक, तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका हो गया? सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग के प्रकाश का। ठीक, सबसे कम प्रकीर्णन किसका हो गया? लाल रंग का। और सबसे अधिक किसका हो गया? बैंगनी रंग का। अब यहां से क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। जो प्रकीर्णन होता है, जो प्रकीर्णन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? तरंग दैर्ध्य के। किसके? तरंग दैर्ध्य के, यानी वेवलेंथ, है ना। मतलब जिसका प्रकीर्णन कम उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? अधिक होगा। ध्यान दीजिए, उल्टा संबंध होगा। हम क्या कहें? सबसे कम प्रकीर्णन किसका है? लाल रंग का प्रकाश का। तो प्रकीर्णन इसका सबसे कम है लाल वाले का, तो तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होगा? अधिक होगा। उल्टा संबंध रखेंगे तो लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्यादा और प्रकीर्णन कम। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा, तरंग दैर्ध्य कम। ध्यान रखिएगा, ये चीज नोट कर लीजिए, जरूर से जरूर पेपर में पूछेगा अगर। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है लिख दीजिएगा। प्रकाश किरणों क्या करना? फैल जाना। जब वायुमंडल में प्रकाश किरणें क्या करती है? पहुंचती हैं तो धूल के कणों पे टकरा के क्या होती है? चारों तरफ बिखर जाती है या फैल जाती हैं। यही घटना क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। इंपॉर्टेंट उदाहरण है कुछ भेद जो डायरेक्ट पेपर में छपेंगे कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किस घटना के कारण। तो याद रखिएगा, इसी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी से देखेंगे ऊपर तो नीला दिखाई देगा और अंतरिक्ष से देखेंगे ना तो काला दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम अभी बताएं कि निर्वात में प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन होगा ही नहीं तो यहाँ पे सब कुछ क्या दिखेगा? काला काला। ठीक, अब वायुमंडल में रहिएगा तभी नीला दिखाई देगा। ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा, सुबह और शाम के टाइम देखेंगे सूरज लाल दिखता होगा। सूरज किस कलर का दिखता है? लाल रंग का। क्यों? क्योंकि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है।
इसी कारण सुबह सूरज सबसे दूरी पे होता है और शाम को भी सबसे दूरी पर होता है। तो जब सबसे दूरी पे रहता है तो वहां से प्रकाश आने में बाकी रंग फैल जाते हैं, लाल रंग सबसे ज्यादा दूरी तक चल लेता है। इसी कारण सुबह और शाम को हमें सूरज कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है। समझ रहे हैं? सिग्नल देखे होंगे, जो भी रेलवे का सिग्नल देखे होंगे आप लोग, लाल रंग का लगा रहता है। क्यों? लाल रंग के प्रकाश से ज्यादा रहता है। रीजन यही है कि उसका प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है, ताकि वो लाल रंग का सिग्नल ज्यादा दूर तक दिखाई दे। तो प्रकीर्णन से जितना संबंधित बेहतरीन क्वेश्चन थे हम आपके सामने भी रख दिए, उस टॉपिक को भी समझा दिए। अब अगला टॉपिक क्या देखेंगे हम लोग? अगला टॉपिक देखेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म कैसा होता है। देखिए प्रिज्म कुछ इस टाइप का होगा, है ना, कुछ इस टाइप का होगा। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रिज्म कैसा होता है। देखिए हमारे हाथ में ये प्रिज्म है ना, ये प्रिज्म है, यही प्रिज्म है। देख लीजिए सामने से हम ये वाला पोर्शन बनाए हैं, ऐसे त्रिभुज वाला, यही वाला पोर्शन ऐसे बनाए हैं। अब प्रकाश इसके इस वाले भुजा पे जाके जाती है, टकराती है ना, इसी भुजा पे आके टकराएगी, फिर अपवर्तित होगी। तो देखिए कैसे इसमें अपवर्तन होता है, समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कि ये प्रकाश आई और यहाँ पे आके टकरा गई इस वाले भुजा पे। चलिए नामकरण करते हैं अगर ए बी और क्या सी, ठीक है। तो जो प्रकाश आके टकरा रही है इसका क्या नाम देते हैं, आपतित किरण या निवेशी किरण भी बोल सकते हैं। आपतित किरण या फिर निवेशी किरण। अच्छा, जिस स्थान पे टकरा रही है, इसी वाले भुजा पे टकरा रही है ना, बोलिए कौन से भुजा पे, ए बी भुजा पे। इसी के लंबवत एक रेखा खींचिएगा, इसी के लंबवत क्या खींचिएगा, एक रेखा। तो ये किसका काम करता है, हम लोग जानते हैं किसका काम करता है, अभिलंब का। अब याद करिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो क्या होता है, अपना पथ बदल लेती है, रास्ता क्या करती है, बदल लेती है। ये देखिए प्रकाश किरण इस रास्ते पे जा रही थी, तो इसको जाना कहाँ चाहिए था, एक्चुअली में इसको जाना कहाँ चाहिए था, ध्यान दीजिए, इसको इधर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर है वायु और ये कांच है। ये क्या है, कांच है, और ये सघन माध्यम होगा। वायु क्या होगा, विरल माध्यम। अब विरल से जैसे जाइएगा सघन में ना, प्रकाश किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी जाना चाहिए था इस रास्ते पे, बट जाएगी नहीं। ये रहा अभिलंब, इधर की तरफ क्या होगी, ऐसे कुछ झुक जाएगी। ठीक। अब फिर सेम प्रोसेस, अब कौन सी भुजा पे जा रही है प्रकाश, एसी वाले भुजा पे। अब इस भुजा पे खींच दीजिएगा लंब, ये वाला रेखा। ये अब ये किसका काम करेगा, ये भी अभिलंब का काम करेगा। ये भी किसका काम करेगा, अभिलंब का। अब वास्तव में समझने की कोशिश करेगा इसको जाना कैसे चाहिए, सीधे सीधे, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, बट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कांच से कहां जा रही है प्रकाश, वायु में, यानी सघन माध्यम से कहां जा रही है, विरल माध्यम। तो बताइए क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा, यानी जाना चाहिए इस रास्ते पे, बट जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ इस अभिलंब से दूर भागेगा। तो किधर भाग गया, इधर भाग गया। समझ रहे हैं नहीं चीजों को? तो ये है प्रकाश का अपवर्तन, किसके द्वारा, प्रिज्म द्वारा। इस तरह से प्रकाश जाएगी इसमें। देखिए मेन वाली प्रकाश किरण यही है, ऐसे गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे बाहर निकल जाएगी। समझ गए इतना? अब अगर हम बात करें कि अगर मान लीजिए इसके लिए फार्मूला अगर देखें, तो ये प्रिज्म का क्या है, अपवर्तनांक है। एन क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक। और ये प्रिज्म किस चीज का मिलके बना है, कांच का बना है, कांच से बना है। और कांच का अपवर्तनांक कितना हो गया, यह। अगर प्रिज्म कोण ए हो, प्रिज्म कोण कितना हो, ए हो। एक संबंध बता रहे हैं जिसे आप याद रखिएगा, अगर पूछ दिया पेपर में तो लिख लीजिएगा। प्रिज्म कोण, ध्यान दीजिए, प्रिज्म कोण क्या हो गया, ए। प्रिज्म कोण कैपिटल ए, और प्रिज्म का अपवर्तनांक स्मॉल एन, और विचलन कोण, कौन सा कोण, विचलन कोण। अब ये कौन सा कोण होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको डेल्टा से लिखते हैं ना। कौन सा विचलन कोण था, देखिए ये आपतित किरण है, और ये जो बाहर निकल गई ना, इसको निर्गत किरण बोलते हैं। कौन सी किरण, निर्गत किरण। ठीक। तो इसी निर्गत किरण को पीछे की तरफ बढ़ाइए, और ये आपतित किरण को आगे की तरफ बढ़ाइए। यहां पे कुछ कोण बन रहा है, इस जगह देखिए, ये कोण जो बन रहा है ना, इसी कोण को कहते हैं विचलन कोण। और अगर आपके किताब में डेल्टा यम ऐसे लिखा है सफिक्स में, तो इसे अल्पतम विचलन कोण पढ़ते, एम फॉर मिनिमम हो जाएगा। अल्पतम विचलन कोण यानी न्यूनतम विचलन कोण। और इनमें क्या संबंध होता है, यहां पे हम फार्मूला एक लिख रहे हैं, देखिए, एन इक्वल टू साइन डेल्टा यम
अब प्लस ए, अब पूरे के बटे 2, अब इसके भी बटे क्या होगा साइन ए बाई 2। ये फार्मूला है किसके लिए, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए ये सूत्र है, आपको पता होना चाहिए। डेल्टा एम क्या है, विचलन कोण है, ए क्या है, प्रिज्म कोण है, और एन क्या है, अपवर्तनांक है किसका, जिस भी चीज का प्रिज्म बना है उस पदार्थ का अपवर्तनांक है। ये एक रिलेशन होता है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, अगर पूछ लिया तो ये रिलेशन लिख के बस इनके सिंबल प्रदर्शित कर दीजिएगा कि ये ए जो है वो प्रिज्म कोण है, अपवर्तनांक है एन, और विचलन कोण है डेल्टा एम। तो ये है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे वर्ण विक्षेपण की घटना, समझने की कोशिश करिएगा। वर्ण विक्षेपण है ना, वर्ण विक्षेपण एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन यहां से 1 नंबर का फिक्स है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है, आप इंद्रधनुष उगते हुए आकाश में देखे होंगे, क्या गर्मी में उगता है, नहीं बिल्कुल नहीं। कब उगता है, बरसात के समय में, है ना, जाड़े में भी नहीं दिखता, ठीक है। तो बरसात में इंद्रधनुष उगता है, क्यों उगता है, वही घटना क्या है, वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण। बट केवल वर्ण विक्षेपण कह देना गलत होगा, है ना, क्योंकि इसमें अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण दोनों की घटनाओं के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। समझने की कोशिश करिएगा। वर्ण विक्षेपण की बात करें तो सूर्य के श्वेत रंग के प्रकाश का विभिन्न रंगों में क्या करना, टूट जाने की घटना ही क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण की घटना। यानी सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों में बट जाता है तो ये घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण की घटना। हम एक फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आप समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिए। चलिए, ये एक प्रिज्म है, इसमें मान लीजिए श्वेत प्रकाश किरण आके क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, श्वेत प्रकाश। अब ये होगा क्या बताइए, ये विभिन्न रंगों में क्या होगा। अच्छा देखिए, इसको बनाने का तरीका समझते चलिएगा। पहले तो प्रकाश अगर सीधे सीधे जाती तो इस रास्ते पे जाती, बट जाएगी नहीं, क्यों बताइए, ये नीचे डाउन हो जाएगी। बनाया था फिगर पिछला वाला। तो जब भी यहां से तोड़िएगा प्रकाश, देखिए कुछ डाउन कर लिए, 2 3 4 5 6 और 7 भागों में बटेगी यहां फिलहाल। चलिए 1 2 3 4 5 6 और 7, हम 7 को बना दिए। बनाने का तरीका यही होना चाहिए। अब ये कौन कौन से कलर होते हैं, देखिए विबग्योर लिखते हैं ना, विबग्योर, ठीक है, ऊपर से मिला लीजिएगा अपना सीक्वेंस, ठीक है, सामने सामने लिख लीजिएगा। आर फॉर रेड, रेड मतलब कौन सा कलर, लाल कलर, ठीक है, रेड मतलब लाल। ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी। वाई फॉर येलो, येलो मतलब पीला। जी फॉर ग्रीन, ग्रीन मतलब हरा। बी फॉर ब्लू, ब्लू मतलब नीला। आई फॉर इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी। एक लास्ट वी फॉर वायलेट, वायलेट मतलब बैंगनी। ये इतने मतलब कलर में टूटेंगे कौन, सूर्य का श्वेत प्रकाश, ठीक। कितने रंगों में टूट गया, 1 2 3 4 5 6 7। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछेगा। हम अभी जस्ट आपको क्या बताए थे कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे कम। तो सबसे ज्यादा क्या होगा इसका, तरंग दैर्घ्य। क्या ज्यादा होगा, तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अभी बताया ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा उसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा, ठीक। और जस्ट उल्टा ये हो जाएगा, प्रकीर्णन सबसे कम लाल का, तो प्रकीर्णन सबसे अधिक, प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका, बैंगनी रंग का, प्रकीर्णन सबसे अधिक। अजब की तरंग दैर्घ्य सबसे, तरंग दैर्घ्य सबसे कम, सबसे कम। क्यों, क्योंकि उल्टा संबंध रखते हैं। अब अच्छा, अगर हम इसमें से अगर 4 चीज दे दें, जैसे समझिएगा, मान लीजिए पीला लिख दिए, पीला लिख दिए, नीला लिख दिए, हरा लिख दिए और लिख दिए चलिए नारंगी। अब अगर हम कह दें इनमें से बताइए सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होगा इस 4 में से। तो अब आपको करना क्या है कि सबसे कम प्रकीर्णन लाल का है, लाल तो इसमें है नहीं, तो लाल के बाद देखिए कौन है, नारंगी। मतलब इसका प्रकीर्णन इससे ज्यादा जरूर होगा बट इससे कम होगा, क्योंकि सीक्वेंस नहीं है। सबसे कम प्रकीर्णन लाल का और धीरे नीचे जा रहा है तो बढ़ रहा है, मतलब कि इससे ज्यादा प्रकीर्णन इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, सबसे ज्यादा इसका। तो देखिए क्या नारंगी है ऑप्शन में, हाँ है बिल्कुल। तो सबसे कम प्रकीर्णन किसका हो गया, नारंगी का, ऑप्शन के हिसाब से। तो ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे तो काम कर ले जाएंगे, नहीं याद रखेंगे तो नहीं होना है।
तो प्रकीर्णन वर्ड विक्षेपण क्या हुआ समझ गए? प्रकाश किरणों का विभिन्न रंगों में टूट जाने की घटना क्या है? वर्ड विक्षेपण की घटना है। और केवल इसी घटना से इंद्रधनुष नहीं उगता, ध्यान रहे, इंद्रधनुष जो उगता है ना, जो इंद्रधनुष उगता है रेनबो आकाश में, वो वर्ड विक्षेपण प्लस अपवर्तन की घटना के कारण। देखिए प्रकाश अंदर जा रहा है तो अपवर्तित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अपवर्तित हो रहा है तभी ना बाहर जा रहा है। तो अपवर्तन की घटना प्लस वर्ड विक्षेपण की घटना दोनों को मिलाइएगा तब इंद्रधनुष का निर्माण होगा। ठीक, अब एक्चुअली समझिएगा, हम तो प्रिज्म से यहाँ रंगों में बांट दिए। अब अंतरिक्ष में कौन प्रिज्म रहता है कि वहां पे इंद्रधनुष बन जाता है? तो वहां पे पानी की जो बूंदें होती है ना वर्षा की, वो प्रिज्म का काम करती है। किसका काम करती है? वो प्रिज्म का। ठीक, अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ बारिश नहीं होती रहती फिर भी इंद्रधनुष उग के दिखाई देता है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जहां पे वो उगा है वहां बारिश हो रही है। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, बारिश हो रहा है कहीं ना कहीं तभी वो उगा है। ठीक, तो ये कौन सी घटना थी? वर्ड विक्षेपण की घटना थी, ये वाली चीजें। और आपको ये अच्छे से तैयार हो गया होगा उम्मीद करते हैं। अब क्या देखेंगे हम लोग? टिंडल प्रभाव देखेंगे। समझने की कोशिश करिएगा, बहुत कठिन नहीं है। एक्चुअली ये वही चीज है जो प्रकाश का प्रकीर्णन आप पढ़े हैं ना, टिंडल प्रभाव। प्रकाश का क्या पढ़े आप? प्रकीर्णन। ये भी प्रकीर्णन है, ये भी क्या है? प्रकीर्णन है। बट बात को समझिएगा, किसके द्वारा प्रकीर्णन होगा? समझने की कोशिश यहां पे ये करना है कि कोलाइडल विलयन। कैसा विलयन? कोलाइडल है ना, कोलाइडल विलयन। क्या होता है कोलाइडल विलयन? पहले इसको समझ लीजिए। ऐसा विलयन जो देखने में समांगी लगे। कैसा लगे? जो देखने में समांगी हो, जो देखने में कैसा हो? समांगी हो। ठीक, जैसे दूध ले लीजिए, दूध क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। ब्लड ले लीजिए, ब्लड क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक, इसके कणों को हम छान के फिल्टर से क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं चीजों को? जैसे खून को छानिएगा तो प्लाज्मा वाला पोर्शन अलग, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स अलग हो जाएंगे। समझ गए? बट समांगी मिश्रण से चीजों को हम ऐसे नहीं अलग कर पाते, देखने में समांगी लगेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे। जैसे ही हम क्या करेंगे? कोलाइडल विलयन से प्रकाश को क्या कराएंगे? पास कराएंगे। किसमें से? कोलाइडल विलयन में से प्रकाश को क्या कराएंगे? पास कराएंगे। ठीक, मान लीजिए कि ये कोलाइडल विलयन का है, जो ये गिलास में क्या किया गया? भरा गया है, ये कोलाइडल विलयन है। इसमें से हम जैसे ही प्रकाश को फैलाएंगे ना, प्रकाश तो जाएगी आर पार, बिल्कुल जाएगी, क्योंकि ये पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, जाएगी आर पार। बट होगा क्या है कि जो ये प्रकाश जा रही है इसका रास्ता आपको अच्छे से स्पष्ट दिखाई देगा। रास्ता इसका क्या होगा? अच्छे से स्पष्ट दिखाई देगा। यही है टिंडल प्रभाव की घटना। ऐसे समझिएगा, जब प्रकाश कोलाइडल विलयन से जाती है तो उसका रास्ता हमें दिखाई देने लगता है। यही घटना क्या है? कोलाइडल मतलब टिंडल प्रभाव की घटना है। ठीक है, इसे टिंडल प्रकीर्णन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? टिंडल प्रकीर्णन। प्रकीर्णन तो कहते हैं लेकिन कौन सा वाला? टिंडल प्रकीर्णन। ठीक है, इसे टिंडल प्रकीर्णन भी कहा जाता है। समझ रहे बातों को? अब अगला पॉइंट समझिएगा। जंगल में अगर आप कभी गए होंगे तो जंगल से पत्तों के बीच से प्रकाश हल्का हल्का नीचे आता है ना, देखेंगे एकदम सीधे सीधे लाइन वाइज आएगा। उसमें धूल के कण आपको बहुत सारे उड़ते हुए दिखाई देंगे। ऐसे नहीं देखे घरों में कहीं छेद होता है, छिद्र होता है, तो उसमें से जो प्रकाश आती है आप देखेंगे उसके रास्ते में बहुत सारे धूल के कण उड़ते हुए दिखाई देंगे। वो घटना कौन सी है? टिंडल प्रभाव वाली ही घटना है। समझ गए चीजों को? तो टिंडल प्रभाव उम्मीद करते समझ गए होंगे आप कि कोलाइडल विलयन से जब प्रकाश पार होती है तो उसका रास्ता स्पष्ट दिखने लगता है या वो फैल जाती है। यही घटना क्या कहलाएगी? टिंडल प्रभाव की घटना कहलाएगी। और ये कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है। अच्छा, धुआं देखिए, धुआं उड़ा दीजिए और उसमें टार्च जलाइए, पूरा टार्च का लाइट आपको दिखाई देगा। ठीक, लेजर लाइट जलाइए, उसका रास्ता पूरा स्पष्ट दिखाई देगा कि वो कैसे जा रही है। ठीक है, अब एक्चुअली एक टॉपिक छूट रहा है, उस टॉपिक को हम अब अलग से लिख के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वो टॉपिक क्या है? ध्यान दीजिए, एक चीज छूट रहा था ना, क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम देखिए दो माध्यम ले रहे हैं, ऊपर ले रहे हैं सघन माध्यम और नीचे क्या ले रहे हैं? विरल माध्यम। अब प्रकाश चूंकि कहां से कहां जा रही है? सघन से कहां जा रही है? विरल में। सघन से कहां जा रही है? विरल में। यहां पे क्या करें? विलंब खींच दें, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं।
वास्तव में इसको जाना कैसे चाहिए था? वास्तव में जाना चाहिए था ऐसे, बोलिए, बट नहीं जाएगा। क्यों बताइए क्यों? क्योंकि जब प्रकाश सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से कहाँ भागती है? दूर। तो दूर भगा दीजिए, यानी वो किधर चली जाएगी? इधर। तो ये आपका होता है आपतन कोण और ये होता है अपवर्तन कोण r, बोलिए होता है। अब करना ये है ना कि इसी प्रकाश किरण को थोड़ा सा और झुकाइए, यानी I की वैल्यू इतना बढ़ाइए कि R 90 डिग्री हो जाए। समझ गए बात को? हम I की वैल्यू क्या कर रहे हैं? इतना बढ़ा दे रहे हैं, I की वैल्यू इतना बढ़ा दे रहे हैं कि R जो अभी क्या होगा, ये आपतित किरण हो गई और ये तो इस रास्ते पे जाना चाहिए था बट नहीं जाएगा, कुछ तो दूर भागेगा और ये इतना दूर भाग जाए कि इसी रास्ते पे ऐसे हो जाए, इसी रास्ते पे ऐसे हो जाए, यानी R बराबर कितना हो जाए? 90 डिग्री, क्योंकि R तो यही है ना। तो R कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये जो I होगा ना इस केस में, यही I किसके बराबर हो जाएगा? क्रांतिक कोण C के बराबर। तो परिभाषित कैसे करिएगा कि आपतन कोण का वह अधिकतम मान जिस पर अपवर्तन कोण कितना अंश हो जाए? 90 डिग्री। तो यही आपतन कोण क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। इसे C से इंडिकेट करते हैं। एक रिलेशन लिख लीजिए, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में ये संबंध होता है। अब पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर 1/sin c, c क्या है? क्रांतिक कोण, n क्या है? पदार्थ का अपवर्तनांक। एक रिलेशन छाप लीजिएगा इसको, ये इंपॉर्टेंट है। यानी प्रकाश जब कहां से जाएगी? सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से क्या होती है? दूर हटती है। और हम इस केस में क्या करें कि आपतन कोण की वैल्यू इतना बढ़ा दें कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, तो यही वाला आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाएगा। ध्यान रहे, आपतन कोण क्रांतिक कोण होता है, इतना दिमाग में रखिएगा। अब अगला अगर देखा जाए तो इसी I की वैल्यू और बढ़ा दीजिए। क्या करिए? I और बढ़ा दीजिए तो ऐसा हो जाए, ये है अभिलंब, I इतना बढ़ा दीजिए ना कि जो R वाला पोर्शन है, यानी वो जो अपवर्तित किरण है ना, ये वाली, चाहे ये वाली, वो फिर से उसी माध्यम में वापस हो जाए। जिधर से आई उधर चली गई। तो परावर्तन की घटना याद आ रहा है कि नहीं? जिधर से आना उधर ही वापस जाना। तो ये हो गया R इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए? 90 डिग्री से ज्यादा। ये बड़ा मुंह खुल गया, जिधर की तरफ वो बड़ा है। तो R की वैल्यू अगर 90 डिग्री से ज्यादा हो गई तो ये घटना क्या कहलाती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहलाती है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझने की कोशिश करिए। जब प्रकाश किरण सघन से कहां प्रवेश करती है? विरल में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से मतलब विचलित होती है, हमें पता है, लेकिन वो अभिलंब से क्या होती है? दूर भागती है। वह इतना दूर भाग जाए कि जिस माध्यम से आई है, सघन माध्यम से, उसी माध्यम में पुनः क्या हो? वापस लौट जाएगी। तो यही घटना क्या कहलाएगी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहलाएगी। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है हीरे का चमकना। किसका चमकना? हीरे का चमकना किस घटना पे आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर। कांच में पड़ी दरार, है ना, कांच में पड़ी दरार का क्या करना? चमकना। कांच में पड़ी दरार का चमकना किसका उदाहरण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पानी के अंदर, पानी में वायु के बुलबुले का चमकना, वायु के बुलबुले का चमकना। पानी के अंदर देखिए बुलबुला होगा ना, चमकता हुआ दिखेगा, तो वो किस घटना पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पे। ये तीनों उदाहरण थे जो आपको पता होना चाहिए। और अब आखिरी में क्या देखेंगे? प्रश्न प्लस पिछले प्रश्न का आंसर। पिछला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि चींटी तथा बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है ना? चींटी तथा बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो कुछ लिख रहे हैं, छाप लीजिए। चींटी तथा बिच्छू, है ना, चींटी तथा बिच्छू में फॉर्मिक एसिड। कौन सा? फॉर्मिक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड। चींटी तथा बिच्छू में जितने भी खट्टे पदार्थ होंगे, कैसे पदार्थ? खट्टे पदार्थ, है ना, खट्टे पदार्थों में क्या होगा? साइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? साइट्रिक एसिड, है ना। और इमली में टार्टरिक एसिड। कौन सा? टार्टरिक एसिड, ठीक है। और सेव में मैलिक एसिड। कौन सा वाला? मैलिक एसिड। कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। और आज का एक बेहतरीन क्वेश्चन सुनिए, इसका आंसर जरूर छापिएगा कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है?
इसका कमेंट बॉक्स में आंसर छापिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का क्वेश्चन पूरा लगवाए हैं जस्ट पिछले क्लास में, आप लोग वो क्लास जरूर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।